हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड सॉरी फॉर डिले। आज थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आ गया था, इसलिए थोड़ा सा डिले हो गई। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर 2 ऑफ एनिमल टिश्यूज। ओके, हमारा फर्स्ट लेक्चर प्रीवियस क्लासेस में कंप्लीट हुआ। आपको वो कंटेंट भी आपको याद हुआ होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो कोई भी अगर कॉम्प्लिकेशंस अगर आती हैं उससे रिलेटेड, तो अपन ये चैप्टर फिनिश होने के बाद में जब मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से डिस्कस करूंगा, नीट वाले क्वेश्चंस आपको डिस्कस करेंगे अपन, तो आगे उसको फाइंड आउट करेंगे। ओके, एक नॉर्मली एनालिसिस में ले लेंगे। तो अब अपन चलते हैं बच्चों, ये एनिमल टिश्यू का सेकंड लेक्चर। जैसा कि आप जानते हैं कि बेसिकली हमने एनिमल टिश्यूज के इंट्रोडक्शन को हमने पढ़ लिया था, अच्छे तरीके से हमने डिटेल में पढ़ लिया था। व्हाट डू यू मीन बाय एनिमल टिश्यूज, टिश्यूज क्या होते हैं, किस तरीके से बनते हैं, क्या इनका ओरिजिनेशन होता है, एंड उनके जो एक ब्रॉड लेवल पे जो एक फंक्शन होते हैं उसको भी हमने पढ़ लिया। और कोई भी अगर टिश्यू हमारे अंदर का डैमेज हो जाता है, अगर डिस्टर्बेंस होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटीज आती हैं, तो हमारे अंदर क्या क्या एक डिजनरेटिव डिजीज या एक कॉम्प्लिकेशन से जनरेट होती हैं, कौन कौन से डिजीज बीमारियां होती हैं ना, ये सारी चीज हम एक डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस कर चुकी हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू, है ना। तो क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि टिश्यूज हैव बीन क्लासिफाइड इनटू द फोर डिस्टिंक्ट टाइप। फर्स्ट इज द एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ इज न्यूरल टिश्यू। ये चार प्रकार के टिश्यूज होती हैं और इनको हमें वन बाई वन करके अपन इसको डिस्कस करेंगे। ओके, और बहुत सिंसेरिटी के साथ में बच्चों आज आपको ये क्लास लेनी है। सिंसेरिटी आपको मेंटेन रखनी है, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हो कोई भी हम वर्किंग करते हैं, अगर हमें एक अच्छे प्रोडक्टिव रिजल्ट अगर निकालना है अपने बोर्ड के अंदर, या अपन वी टॉक अबाउट द नीट एग्जाम, तो हमें थोड़ा फोकस रखना पड़ेगा ना। वी हैव टू फुली कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडी, है ना। तो इसलिए आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे अच्छी तरीके से और अपन इसको एक एक करके अपन डिस्कस करेंगे। ओके, पूरी सिंसेरिटी के साथ, पूरी कमिटेड होके आप इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ओके, तो एपिथेलियल जो टिश्यू होता है बच्चों, यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया हुआ था कि एपी मीन्स अपॉन, ऊपर की तरफ, यानी यानी कोई भी जैसे ऑर्गन्स के, वाइटल ऑर्गन्स के जस्ट ऊपर ये पाया जाता है। और थीलियो का मतलब होता है ग्रो, थीलियल यानी थीलियो ग्रो, ग्राउंड अप, है ना, यानी किसी ऑर्गन्स के जो ऊपर की तरफ ग्रो करता है, सरफेस पे ग्रो करता है ना। और टिश्यू का मतलब मैंने आपको बताया था ग्रुप ऑफ सेल, एक ऐसा टिश्यू जो एक ऐसे ग्रुप ऑफ सेल से बना हुआ टिश्यू जो वाइटल ऑर्गन्स के ऊपर की तरफ जो ग्रो करता है ना, उसको हम एपिथेलियल टिश्यू के नाम से जानते हैं। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू बच्चों जो टर्म जो दिया हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। और एपिथेलियल टिश्यू हमारी बॉडी का, ये टोटल बॉडी वेट का बच्चों 10% होता है। इट इज 10% ऑफ टोटल बॉडी वेट, है ना। एंड इट इज ओरिजिनेटेड बाई ऑल थ्री जर्म लेयर, यानी यही एक ऐसा टिश्यू होता है जिसके लिए तीनों प्रकार की जर्म लेयर की आवश्यकता होती है। इनर मोस्ट एंडोडर्म, मिडिल लेयर मीजोडर्म एंड आउटर मोस्ट एक्टोडर्म। तो एंडोडर्म, मीजोडर्म एंड एक्टोडर्म, ये तीनों प्रकार की जो जर्म लेयर्स होती हैं, यही मिलके ये एपिथेलियल टिश्यू बनाती हैं। ओके, तो अपन जनरल पोजीशन की अपन बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू का, जनरल इंट्रोडक्शन। जैसे कि ये जो टर्म जो दिया हुआ था, ये बच्चों बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा कि एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल जो टर्म दिया था गिवन बाई रोइश, साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको डिफाइन किया था। यानी एक एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, एपिथेलियल का मतलब क्या होता है, ये इन्होंने बता दिया था। ये पॉइंट थोड़ा सा याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही माना जाता है। नाउ वी टॉक अबाउट द जनरल पोजीशन ऑफ टिश्यू। टिश्यू की जो जनरल पोजीशन होती है, तो इट कवर द आउटर सरफेस, इट कवर द आउटर सरफेस ऑफ ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एंड ऑल्सो लाइन द कैविटी ऑफ द हॉलो ऑर्गन्स। हमारे जितने जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, हॉलो अंदर जो कैविटीज वगैरह पाई जाती हैं, तो उनको ये लाइन अप करता है। ओके, और ये आउटर सरफेस पे, ऑर्गन्स के आउटर सरफेस पे पाया जाता है। इज दैट क्लियर, जो अभी अपन बता रहे थे। और ये प्रोटेक्टिव रोल भी देता है, आउटर सरफेस पे होने का मतलब होता है प्रोटेक्टिव रोल प्ले करना।
ओके, हमारे जैसे कनेक्टिव टिश्यू भी प्रोटेक्शन में पार्टिसिपेट करता है, एपिथेलियल टिश्यू भी ये प्रोटेक्शन के लिए जरूरी माना जाता है। लेकिन इस प्रोटेक्शन के साथ साथ में एपिथेलियल टिश्यू और भी फंक्शन करता है, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस होती हैं जिनको हम एक एक करके अपन डिस्कस करेंगे जब इसके एपिथेलियल का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ओके, अब अपन इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू जो बना हुआ है वो किस तरीके से बना होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों, सेल्स आर अरेंज्ड इन वन और मोर लेयर्स, है ना। लास्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इसकी जो एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो सिंगल लेयर की भी हो सकती हैं और ये मल्टी लेयर के फॉर्म में भी हो सकता है। और जैसा कि हमने लिखा हुआ था, अगर सिंगल लेयर है यहां पर, यूनि लेयर अगर यहां पे होगा बच्चों, अगर ये यूनि लेयर के फॉर्म में होगा दैट इज कॉल्ड सिंपल एपिथेलियम। What when it is found as multicellular pattern, multicellular, और मल्टीसेलुलर अगर पैटर्न में यहां पे है, इन दैट कंडीशन इट इज कॉल्ड कंपाउंड एपिथेलियम, या जिसको अपन कॉम्प्लेक्स एपिथेलियम के नाम से जानते हैं, कंपाउंड एपिथेलियम। तो दो प्रकार के एपिथेलियल टिश्यू हो जाता है, एक तो यूनिसेलुलर यानी सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, और दूसरा होता है बच्चों यहाँ पे कंपाउंड एपिथेलियल यानी मल्टीसेलुलर टिश्यू, है ना। अभी अपन आगे इसको नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। इसकी जो सेल्स होती हैं एपिथेलियल टिश्यू की बच्चों, जो सेल्स होती है वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं। याद रखिए बहुत अच्छी तरीके से, सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड विदाउट एनी गैप, इनमें कोई गैप नहीं होता दो सेल्स के बीच में। यानी यहां पे जैसे अपन बात करेंगे, एक सेल ये बनी है, एक ऐसे ऐसे नहीं होगा, ये पैटर्न नहीं होगा। यानी ये जो सेल्स होती हैं वो एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं, है ना। कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है पूरी तरीके से, विदाउट एनी गैप, या अपन बोलेंगे अगर होगा भी तो वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, थोड़ा सा स्पेस होता है, और उसके अंदर एक मैट्रिक्स भरा होता है, एक फ्लूइड भरा होता है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड और ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ फ्लूइड होता है, जिसको अपन मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। ओके, एंड दिस इज आल्सो नोन एज द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। जैसे विद इन द सेल, सेल्स के अंदर जो फ्लूइड होता है हम उसको इंट्रासेलुलर फ्लूइड के नाम से जानते हैं। नॉर्मली इट इज कॉल्ड साइटोसोल, या अपन बोलेंगे इंट्रासेलुलर फ्लूइड, यानी सेल्स के अंदर, साइटोप्लाज्म नॉर्मली जिसको बोला जाता है। और जो सेल्स के बाहर का जो फ्लूइड होता है, यानी टिश्यू फ्लूइड जो हुआ सेल्स के बाहर जो पाया जा रहा है, हम उसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के नाम से जानते हैं ना। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का यानी शॉर्ट में अपन उसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, दिस इज ऑल्सो नोन एज इंटरसेलुलर मटेरियल। तो बच्चों याद रखिएगा, हम इसको इंटरसेलुलर मटेरियल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आएगा, सेल्स ऑफ द लोअर मोस्ट लेयर। सबसे जो लोअर लेयर जो होती है एपिथेलियल टिश्यू की, जो सबसे लोअर लेयर होती है, इट रेस्ट अपॉन अ डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर या डबल लेयर मेम्ब्रेन, इज कॉल्ड नॉन सेलुलर या नॉन लिविंग एक लेयर होती है बच्चों, हम उसको बेसमेंट मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। यानी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि एपिथेलियल टिश्यू डायरेक्टली ग्रो नहीं करेगा। अगर मान लो कनेक्टिव टिश्यू भी नीचे है और उसका अटैच नहीं होगा, उसके बीच में एक लेयर होती है, एक नॉन सेलुलर लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड द बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो बच्चों बेसमेंट मेम्ब्रेन आप याद रखिएगा, जिसमें आपको डायग्राम के थ्रू बताऊं, जैसे ये एक लेयर इस तरीके से होती है, डबल लेयर होगी यहाँ पर, नॉन सेलुलर, दैट मीन्स इसके अंदर सेल्स नहीं पाई जाती, है ना। नॉन सेलुलर होती है ये, ग्लाइकोलिपिड और म्यूकोपॉलिस, ग्लाइकोप्रोटीन्स और म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है, और इसके ऊपर जो सेल्स का पैटर्न होता है बच्चों वो इस तरीके से होता है, एंड न्यूक्लियस प्रेजेंट इनसाइड द सेल, एंड दीज एपिथेलियल सेल्स रेस्ट अपॉन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, तो यानी बेस, एक फाउंडेशन, एक बेस जो प्रोवाइड करने वाली जो लेयर होती है, इसलिए हम इसको बेसमेंट मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। एक बेस दे रही है एपिथेलियल टिश्यू को, एक बेस प्रोवाइड करती है। एक नॉन लिविंग होगी यहाँ पे क्योंकि सेल्स है नहीं इसके अंदर, नॉन सेलुलर बोलते हैं, और डबल लेयर होती है बेटा यहाँ पे, डबल लेयर, दो प्रकार की लेयर होती है यहाँ पर, है ना, ठीक है ना। और दो प्रकार की जो लेयर होती है यहाँ पे, बेसमेंट मेम्ब्रेन की जो लेयर होंगी, यहाँ पर जो दो लेयर हैं, एक लेयर को अपन बोलेंगे बेटा यहाँ पर बेसल लेमिना, जैसे मैंने आपको कल लास्ट क्लास में आपको बताया था, बेसल लेमिना, एंड अनदर लेयर इज कॉल्ड फाइब्रस लेमिना। याद रखिएगा, बेसल लेमिना एंड फाइब्रस लेमिना दो डिस्टिंक्ट लेयर होती हैं, और दोनों की दोनों मॉलिक्यूल्स की बनी होती हैं, इनके अंदर कोई भी सेल्स नहीं पाई जाती है ना।
अब ये जो बेसल लेमिना होती है इट कंपोज्ड ऑफ टू स्पेसिफिक मॉलिक्यूल, और वो बच्चों दो प्रकार की जो मॉलिक्यूल्स होती हैं, एक मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे यहां पर ग्लाइकोप्रोटीन्स, एक तो सब्सटेंस होते हैं इसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन्स, और दूसरे होते हैं बेटा यहां पर म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। ग्लाइकोप्रोटीन एंड म्यूकोपॉलीसैकेराइड है ना, ये बेसल लेमिना का कंपोजिशन हुआ, ग्लाइकोप्रोटीन्स और म्यूकोपॉलीसैकेराइड की तो बेसल लेमिना बनी होती है। नीचे वाली जो लेयर, ऊपर वाली जो लेयर होती है एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स के साथ जो अटैच्ड होती है, ये तो बेसल लेमिना, और नीचे जो इसके नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसके साथ जो अटैच्ड होती है, इसको हम बच्चों फाइब्रस लेमिना के नाम से जानते हो। ये कनेक्टिव टिश्यू के ही फाइबर्स होते हैं ना, और ये जो फाइब्रस लेमिना होती है मेड अप ऑफ फाइबर्स, है ना, ये फाइबर्स की बच्चों बनी होती है। और दो प्रकार के यहाँ पे फाइबर्स होते हैं, एक तो होते हैं कोलेजन फाइबर्स, याद रखिएगा, कोलेजन फाइबर मेड अप ऑफ कोलेजन प्रोटीन, एक नॉन इलास्टिक प्रोटीन होती है, इससे बने होते हैं, और दूसरे होते हैं बच्चों इसके इलास्टिन फाइबर। इलास्टिन फाइबर एक इलास्टिक प्रोटीन होती है, उससे मिलके ये बने होते हैं। तो कोलेजन और इलास्टिन जो फाइबर्स हैं ये फाइब्रस लेमिना के अंदर पाए जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द फाइब्रस लेमिना, क्योंकि फाइबर्स हो गए ये, तो इसलिए हम इसको फाइबर्स लेमिना के नाम से जान। लेमिना का मतलब एक सब लेयर, एक लेयर कोई लेमिना यहाँ पे बोला जा रहा है ना। तो फाइब्रस लेमिना कंपोज्ड ऑफ कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर, इट इज सिक्रेटेड बाय कनेक्टिव टिश्यूज, है ना, ये कनेक्टिव टिश्यूज को सिक्रीट करता है। और दूसरी जो लेयर होती है इसकी बेसल लेमिना होती है, इट कंपोज्ड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड म्यूकोपॉलीसैकेराइड, एंड दीज बोथ सब्सटेंस आर प्रोड्यूस्ड बाय द एपिथेलियल सेल्स, जो इसके ऊपर है। नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन, ऊपर जो सेल्स होती हैं यहाँ पर, ये वाली जो सेल्स हैं यही इस लेयर को सिक्रीट कर रही हैं, ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पे सिक्रीट करती हैं। तो इसकी वजह से ये एक बेस बन जाता है। कनेक्टिव टिश्यू ने ऊपर फाइब्रस सिक्रीट कर दी, नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू है, ऊपर एपिथेलियल टिश्यू है, उसने म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स को प्रोड्यूस कर दिया, और बीच में एक नॉन सेलुलर लेयर बन जाती है, दैट इज कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन, है ना, एक नॉन सेलुलर नॉन लिविंग लेयर हो जाती है, जो कि एपिथेलियल टिश्यू को एक बेस प्रोवाइड करती है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम बोलेंगे सेल्स में ओरिजिनेट फ्रॉम एनी प्राइमरी जर्म लेयर। बेटा याद रखिए बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, अभी हम डिस्कस कर रहे थे एक्टोडर्म, एपिडर्मिस ऑफ द स्किन, हमारी स्किन की जो एपिडर्मिस होती है, यहाँ पर भी एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है जो कि एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है, उसके लिए एक्टोडर्म, है ना। मीजोडर्मल जो पार्ट होता है हमारे वाइटल ऑर्गन्स यानी सिलोमिक बॉडी कैविटी की जो एपिथेलियम होती है, हमारे बॉडी ऑर्गन्स की जो कैविटी है, वहां पर जो एपिथेलियल टिश्यू होगा वो मीजोडर्मल पार्ट से बना होगा, मीजोडर्मल एपिथेलियम। और एंडोडर्म जो होते हैं मिडगट एपिथेलियम, हमारी जो जीआई ट्रैक्ट का जो यानी स्मॉल इंटेस्टाइन वाला जो पार्ट आ जाता है, ये यहाँ पे इससे एंडोडर्मल ओरिजिन मानी जाती है ना। तो यानी मीजोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म एंड एक्टोडर्म, तीनों प्रकार की जो जर्म लेयर होती हैं यही प्रॉपरली ये एपिथेलियल टिश्यू को फॉर्म करती हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे, बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा आ रहा है, सेल्स आर नॉन वेस्कुलर, ये पॉइंट याद रखिएगा, यानी एवेस्कुलर, हमारे कनेक्टिव टिश्यू की जो सेल्स होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ये एवेस्कुलर टिश्यू माना जाता है। इसके अलावा हमारा मस्कुलर टिश्यू है वो भी वेस्कुलर होता है, न्यूरल टिश्यू भी वेस्कुलर टिश्यू होता है ना। और मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू सभी के सभी वेस्कुलर टिश्यू होती है, यानी प्लेंटी ऑफ ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट, दे प्रोवाइडिंग द प्रॉपर न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन वगैरह ये सब प्रोवाइड करते हैं, है ना। एपिथेलियल टिश्यू के अंदर बच्चों कोई भी प्रकार की ब्लड वेसल्स नहीं होती। अब आपके अंदर एक क्वेश्चन जनरेट हो रहा होगा कि अगर एपिथेलियल सेल्स के अंदर अगर न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पा रहा, अगर जब ब्लड वेसल्स है ही नहीं वहां पर एपिथेलियल टिश्यू में, तो एपिथेलियल टिश्यू को न्यूट्रिशन कहां से मिलता है? समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? यानी हाउ इट अपटेक न्यूट्रिशन, किस तरीके से ये न्यूट्रिशन को अपटेक करता है, तो वो हमें पॉइंट यहाँ पे समझना है। नॉन वेस्कुलर या एवेस्कुलर, यानी विदाउट ब्लड वेसल्स, लैक देयर ओन ब्लड सप्लाई, इसमें ब्लड सप्लाई, यही एक ऐसा टिश्यू होता है हमारे अंदर जिसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती। तो इसका मतलब ये जो न्यूट्रिशन जो कलेक्ट करता है वो नीचे कनेक्टिव टिश्यू से करता है, यानी ये जो सेल्स मैंने अभी आपको डायग्राम में जो रिप्रेजेंट किए हैं, इसके नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू होगा, है ना, और कनेक्टिव टिश्यू में आपने ब्लड पढ़ा होगा, ब्लड एक एग्जांपल होता है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, यहीं से ये न्यूट्रिशन जाता है, सेल्स में जाता है।
याद रखिए, यानी इट कलेक्ट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स अंडरलाइंग टिश्यू। इसके नीचे जो अंडरलाइंग यानी कनेक्टिव टिश्यू है वहां से ये न्यूट्रिशन कलेक्ट करता है बेटा, है ना। तो एपिथेलियल टिश्यू कलेक्ट न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स अंडरलाइंग टिश्यू, यानी कनेक्टिव टिश्यू से ये न्यूट्रिशन को कलेक्ट करता है। क्लियर? ये वाला आ गया अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, ये बहुत अच्छी तरीके से आप लोग याद रखिएगा। नीट में डायरेक्टली पॉइंट्स यहाँ पे अभी मैं एक नीट वाला आपको क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा, एक क्वेश्चन दूंगा, वो आपको जवाब देना है ना। सेल्स हैव द पावर ऑफ डिवीजन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ गया कि जो सेल्स होती हैं यहाँ पर पावर ऑफ डिवीजन एंड रीजनरेशन थ्रू आउट द लाइफ। सबसे ज्यादा हमारे अंदर जो डिवीजन की कैपेसिटी, उनके रीजनरेशन की कैपेसिटी, उनके डिफरेंशियल कैपेसिटी, उनकी रिपेयरिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, वो हमारे एपिथेलियल टिश्यू के अंदर ही होती है। प्रॉपरली इनमें डिवीजन होता है, प्रॉपर इन सेल्स अगर थोड़ी सी डिजनरेट हो जाती है तो वो रिजनरेट भी हो जाती है, रिपेयरिंग भी हो जाती है, और इनके अंदर डिफरेंशिएशन की प्रोसेस प्रॉपरली होती है ना। थ्रू आउट द लाइफ, पूरे लाइफ टाइम तक ये प्रोसेस इनकी चलती रहती है। और हमारे अंदर कुछ जैसे सेल्स होती है उनमें डिवीजन होता ही नहीं है। जैसे वी टॉक अबाउट द रेटिनल सेल्स, हमारी रेटिना में जो पाई जाती है इनमें कभी रीजनरेशन नहीं होता, और न इनके अंदर डिवीजन की प्रोसेस, मतलब ये सेल्स कभी डिवाइड नहीं करती। अगर एक बार डैमेज हो गई तो वो लाइफ टाइम तक वो डैमेज ही पड़ी रहती है। सिमिलरली न्यूरॉन्स जो होती हैं, न्यूरल कोऑर्डिनेटिंग सेल्स, एनसीसी, न्यूरल कोऑर्डिनेटिंग सेल्स, या जिनको न्यूरॉन्स बोलते हैं, न्यूरल सेल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, तो उनके अंदर भी डिवीजन की कैपेसिटी नहीं पाई जाती। तो प्रॉपरली जो डिवीजन की जो कैपेसिटी पाई जाती है, डिवीजन, रीजनरेशन, डिफरेंशियल कैपेसिटी सीन इन द एपिथेलियल टिश्यू, है ना, सेल्स ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यहां पे आएगा, अगर ये द ओल्ड इंजर्ड डेड सेल्स आर स्लॉग ऑफ रिमूव्ड रेगुलरली। जैसे मान लो अगर सेल्स का एक लाइफ स्पेन कंप्लीट हो जाता है सेल्स का, तो हर सेल क्या वो सेल क्या होगी, वहां से रिमूव हो जाएगी और एक नई सेल का फॉर्मेशन वहां पे हो जाएगा। दैट मींस वो रीजनरेशन कैपेसिटी अपन इसी को बोल रहे हैं ना, ये प्रॉपरली एपिथेलियल टिश्यू के अंदर चलती है ना, कंटिन्यूअसली। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे, फ्री सरफेस ऑफ द सेल मे बी स्मूथ। फ्री सरफेस होती है वो स्मूथ ऐसे भी हो सकती है, नॉर्मली यहाँ पर ये सेल्स हैं ऐसे भी हो सकती है, ठीक है, और मे हैव फाइन हेयर लाइक सीलिया और माइक्रोब्लाई। तो बच्चों इनके ऊपर ये सीलिया भी हो सकती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने यहाँ पे बताई है, इसके ऊपर ये सीलिया भी हो सकती हैं। सीलिया का मतलब हेयर लाइन स्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। और माइक्रोब्लाई की बात करेंगे तो ये एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ाते हैं। माइक्रोब्लाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं ना सेल के ऊपर। तो ये जो सेल्स होते हैं एपिथेलियल टिश्यू की, ये स्मूथ भी हो सकती हैं आगे, मतलब ऊपर इन पे कोई सीलिया माइक्रोब्लाई नहीं होंगे, और या किसी किसी जगह पे हमारी बॉडी के अंदर ऐसी लोकेशन भी होती हैं वहां पर सीलिया भी पाई जाती हैं, दैट इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस, है ना। जैसे हमारे अंदर जो अल्ट्रा फिल्ट्रेट होता है नेफ्रॉन्स के अंदर, जब ब्लड फिल्टर होता है तो नेफ्रॉन्स में पहुंचता है, तो वहां से फिर वो प्रोक्सिमल कैन्युलेटेड ट्यूबुल होता है, वो लूप ऑफ फैनले, उसके बाद में डिस्टल कैन्युलेटेड ट्यूबुल की तरफ पहुंचता है ना। तो वो जो अल्ट्रा फिल्ट्रेट जो मूव कर रहा है विद द हेल्प ऑफ सीलिया, वहां पर एक सीलेटेड एपिथेलियम पाई जाती है ना। सिंपल एपिथेलियल है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है, लेकिन वहां पर सीलिया पाई जाती है। और वहां से जो अल्ट्रा फिल्ट्रेट के रीअब्जॉर्प्शन के लिए वापस ब्लड में लाने के लिए भी स्पेसिफिक ये मॉडिफिकेशन होता है सेल्स पे, वहां पर माइक्रोब्लाई पाई जाती है, और माइक्रोब्लाई इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन एरिया, है ना, सरफेस एरिया को बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है वो प्रॉपरली हो जाती है। हमारी ट्रेकिया में भी जो एपिथेलियम होती है यहाँ पर भी सीलिया पाए जाते हैं, दे रिमूव द डस्ट पार्टिकल और म्यूकस टुवर्ड्स द फेरिंग्स, है ना, और हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, यानी डस्ट पार्टिकल या कोई अननेसेसरी कोई पार्टिकल है वो लंग्स तक एंट्री नहीं कर पाता। इज दैट क्लियर? तो बच्चों ये पॉइंट आप याद रखिएगा, नहीं एपिथेलियल जो सेल्स होती हैं ये स्मूथ भी हो सकती हैं, और इनके ऊपर सीलिया या ये ब्रश बॉर्डर यानी ये माइक्रोब्लाई भी पाई जा सकती है, ठीक है ना बेटा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो बच्चों एपिथेलियल टिश्यू का जो क्लासिफिकेशन, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, फर्स्ट एपिथेलियल टिश्यू दैट इज द सिंपल एपिथेलियम, सिंगल लेयर, और एक होगा बच्चों यहाँ पे कंपाउंड एपिथेलियम, यानी मल्टी लेयर टिश्यू। ये मल्टी लेयर हो जाएगा, है ना, और ये सिंगल लेयर यानी यूनिलेयर टिश्यू होगा।
जैसे आपको देखो यहाँ पे सेल्स दिख रही है, यहाँ पर एक ही लेयर है, एक ये सेल, एक दूसरी सेल, तीसरी सेल है ना, और यहाँ पर देखो एक से ज्यादा लेयर। मैं इसको और अच्छी तरीके से आपको बता देता हूँ। जैसे देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे बच्चों यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन, एक नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन। क्लियर? अब इसी लेयर के ऊपर एक सिंगल सेल, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो यहाँ पे बनी है, अब इस सेल्स के इसके ऊपर ही सेल्स इस तरीके से पाई जाती हैं। आप इस तरीके से आप समझ लो, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दिस इज कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये होते हैं बच्चों सेल्स ऑफ एपिथेलियम, एपिथेलियल टिश्यू की सेल, एंड दिस इज नोन एज द सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। और कॉम्प्लेक्स की जब अपन बात करेंगे कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, तो अब कंपाउंड एपिथेलियम में भी जैसे आपने ये बेसमेंट मेम्ब्रेन बना दी, राइट, और उसके बाद में यहाँ पे जो सेल्स हैं, एक लेयर, एक इसके ऊपर लेयर बन गई इस तरीके से, है ना, टू और मोर लेयर। सिंगल लेयर को तो सिंपल बोलेंगे, और एक से अगर ज्यादा लेयर हो जाती हैं तो बच्चों हम उसको कंपाउंड एपिथेलियम या कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियस ऑल्सो प्रेजेंट इनसाइड द सेल, हर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। तो यहां पर इसकी क्या है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, और बच्चों ये जो पार्ट आ गया ये सेल्स, लेयर्स, लेयर्स ऑफ सेल्स, दिस इज कॉल्ड कंपाउंड एपिथेलियम। ये अगर डायग्राम से आपको समझ में नहीं आ रहा तो ये डायग्राम याद रखिएगा, और सिंपल एपिथेलियम आप ये इंडिकेट करता है डायग्राम। ठीक है बच्चों, तो दो प्रकार की यहाँ पे सिंपल और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। अब हम बात करेंगे यहाँ पे ये जो हमारा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होगा, ये सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के बेटा 4 टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कैटेगराइज्ड इनटू 4 टाइप्स, है ना, इसको 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो टिश्यू होता है हमारे अंदर, दैट इज सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। अभी आगे बताएंगे इसका मतलब क्या होता है ना। स्क्वेमस का मतलब फ्लैट लाइक, फ्लैट सेल्स होती हैं, चपटी सेल जिनको बोले ना, फ्लैट सेल्स होते हैं, टाइल्स लाइक पैटर्न होता है ना, फ्लोर पे जो मार्बल या टाइल्स जो लगी रहती है, इस तरीके से एपिथेलियल सेल्स का एक पैटर्न होता है यहाँ पर, है ना, इसकी शेप होती है सेल्स की शेप, इसलिए हम इसको पेवमेंट एपिथेलियम के नाम से भी जानते हैं बच्चों इसको। दूसरा जो नाम क्या होगा, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम को अपन पेवमेंट, PAVE, हम इसको बच्चों पेवमेंट एपिथेलियम के नाम से भी जानते हैं। 2-3 साल पहले का अगर एम्स का क्वेश्चन देखोगे तो आपको पेवमेंट एपिथेलियम के ऊपर आ जाएगा, यानी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम को ही पेवमेंट एपिथेलियम के नाम से जानते हैं। सेकंड होगा यहाँ पर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, इसमें क्यूब लाइक सेल से मिलकर बना होगा, है सिंगल लेयर, सिंपल का मतलब यहाँ पर एक सिंगल लेयर हुआ, और ये क्यूब लाइक सेल से बना है। सिंपल कॉलमनार, तीसरा जो टिश्यू होता है उसको सिंपल कॉलमनार, कॉलमनार का मतलब होता है इलोंगेटेड, ये लंबी सेल्स, है ना, लंबी सेल्स जो होती हैं उनसे मिलके बना होता है। इलोंगेटेड जो सेल्स होती हैं, टॉल सेल्स जिनको अपन बोल रहे हैं, पिलर की तरह, है ना, उनसे मिलके बना होगा। और सीलेटेड, सिंपल सीलेटेड, जैसे मैंने भी आपको बताया था, अगर एपिथेलियल सेल्स पे अगर सीलिया लग जाते हैं ऊपर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर अगर आ जाती है ना, ट्रांसपोर्टेशन को जो सपोर्ट करते हैं, तो उसको अपन सिंपल सीलेटेड एपिथेलियम के नाम से जानते हैं, है ना बेटा। ये जो सिंपल सीलेटेड एपिथेलियल जो टिश्यू होता है, इसके भी 2 टाइप हो जाते हैं। सिंपल सीलेटेड को भी अपन यहाँ पे इस तरीके से कैटेगराइज करें, पहला जो टाइप माना जाएगा कि कुबॉइडल सीलेटेड, ये अपन बोलेंगे सीलिएटेड कुबॉइडल, और बच्चों दूसरा जो होगा उसको अपन बोलेंगे सीलिएटेड कॉलमनार। हमें एनसीईआरटी को भी ध्यान में रखना है ना, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपन को चलना है कंटेंट को लेके। तो सिंपल सीलेटेड जो होगा बेटा यहाँ पर 2 तरह का होगा, एक तो सीलेटेड कुबॉइडल, अनदर इज द सीलेटेड कॉलमनार, या कॉलमनार सीलेटेड, इसको कुबॉइडल सीलेटेड, यानी इसमें क्यूब लाइक सेल्स होंगी, सीलिया पाई जाएंगे उनके ऊपर, और इसके अंदर कॉलमनार सेल्स होंगी, उनमें सीलिया पाई जाएंगी। उसी तरीके से हमारे जो कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, मल्टी सेलुलर जो टिश्यू होता है बच्चों, ये 2 प्रकार का होता है। स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड का मतलब मल्टी लेयर से होता है
है ना, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, है ना, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, और एक होता है बच्चों ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, है ना, याद रखिएगा ट्रांजिशनल एपिथेलियम। इसको स्ट्रेचेबल एपिथेलियम के नाम से जानते हैं, जैसे यूरिनरी ब्लैडर वगैरह यूरेटर्स में पाया जाता है ये एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर, है ना, तो इसको अपन ट्रांजिशनल एपिथेलियम, अब एक एक करके हम अभी आगे इनको डिस्कस करेंगे, राइट। तो नाउ वी टॉक अबाउट द सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, यहां से आपको ये जवाब देना है, बड़ी सीरियस होकर आप ये क्वेश्चन सुनिएगा कि एक इससे पहले वाली स्लाइड से मैं यहां से दे देता हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द एपिथेलियल टिश्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू के रिस्पेक्ट में गलत आपको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आ गया कि सेल्स ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस और अ वेरी लिटिल स्पेस, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड जो पॉइंट आ गया, एपिथेलियल टिश्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म ओनली, सेकंड पॉइंट आ गया एपिथेलियल टिश्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म germ layer only। थर्ड पॉइंट आ गया, एपिथेलियल टिश्यू इज एवेस्कुलर एंड इट एबल टू अपटेक इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। और फोर्थ ऑप्शन में यहाँ पे आ गया कि एपिथेलियल सेल्स हैव द पावर ऑफ डिवीजन एंड रीजनरेशन थ्रू आउट द लाइफ। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ गया, यानी जो अभी हमने बोला हुआ था थर्ड नंबर पे, जो सेकंड नंबर पे बोला हुआ था कि इट इज डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म ओनली, तो बच्चों ये यहाँ पे गलत हो गया, यानी एपिथेलियल टिश्यू होगा वो तीनों प्रकार की जर्म लेयर के द्वारा होगा। क्लियर। नाउ वी टॉक अबाउट सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, है ना, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के बारे में अपन बात करेंगे। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जैसे मैंने अभी आपको बताया था, इट इज ऑल्सो नोन एज द पेवमेंट एपिथेलियम, पेवमेंट एपिथेलियम, हम इसको बच्चों पेवमेंट एपिथेलियम के नाम से भी जानते हैं, है ना। देखो यहाँ पे इट इज फाउंड इन द पेरिटोनियम ऑफ सीलम, जो इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी जो कैविटीज होती है वहां पर ये पाया जाता है ना, जिसको अपन एंडोथेलियम बोलते हैं जनरली। जैसे लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, हमारे ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग होती है वहां पर जो पाया जाता है ये, है ना। और ब्लड वेसल्स की जो इंटरनल जो लाइनिंग होती है, यानी इंटरनल जो लेयर होती है हमारे ब्लड वेसल्स की, दैट इज कॉल्ड टुनिका इंटरना, और टुनिका इंटरना लेयर को ही हम ये एंडोथेलियम के नाम से जानते हैं। इज दैट क्लियर। एंड इट इज ऑल्सो फाउंड एट द सरफेस ऑफ द स्किन, हमारी स्किन की जो सरफेस होती है वहां पर भी ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। क्लियर। इसके अलावा और भी मैं आपको भी बताने वाला हूँ, एक चार्ट बनाएंगे यहाँ पर, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ पर पाया जाता है एज पर द एनसीईआरटी कंटेंट, है ना, उसको अपन डिटेल में लिखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे, अभी तो ये कॉमन पॉइंट यहाँ पे अपन रखेंगे, सेल्स जो होती है, सेल्स ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू आर पॉलीगोनल इन शेप, थिन, डेलिकेट एंड फ्लैट। इस तरीके से आपको जो दिख रहा है ना, ये वाला पैटर्न होगा यहाँ पर सेल्स का, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूक्लियस इज सेंट्रली प्लेस्ड, न्यूक्लियस होता है बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है, सेल्स के सेंटर में पाया जाता है। ये जो सेल्स का जो अपीयरेंस होता है वो टाइल्स की तरह होता है, मार्बल टाइल्स होती है, इसलिए हम इसको बच्चों पेवमेंट एपिथेलियम के नाम से जानते हैं। सो इट इज ऑल्सो नोन एज द पेवमेंट एपिथेलियम। बेसिकली जो इसके फंक्शन होते हैं, कॉमन जो नॉर्मली जो फंक्शन मानते हैं कि हमारा जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू होता है, इट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, हमारी किडनी से जो ब्लड जो फिल्ट्रेट होता है थ्रू द बोमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस, तो वहां पर ग्लोमेरुलस जो फिल्टर बनता है वहां पर भी सिंपल एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। तो दैट मीन्स सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम प्लेइंग क्रूशियल रोल इन द प्रोसेस ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन और ब्लड फिल्ट्रेशन। सेकंड, इट ऑल्सो इन्वॉल्व इन द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंसेस हम बोल सकते हैं। जनरली जैसे हमारी जो लंग्स की जो अल्विलाई होती हैं वहां से गैसेस का डिफ्यूजन होता है, हमारे लंग्स से ऑक्सीजन, जो भी हम ऑक्सीजन आप इनटेक कर रहे हैं, एंड दैट ऑक्सीजन इजीली डिफ्यूज इनटू द ब्लड सर्कुलेशन एंड CO2 वहां से लौट के आती है। तो O2 और CO2 का जो डिफ्यूजन हो रहा है अक्रॉस द अल्विलाई विद द हेल्प ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, ये भी सिंपल स्क्वेमस के द्वारा होता है। हमारी स्किन पे जो एपिथेलियल जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होता है, इट इन्वॉल्व इन द प्रोटेक्शन ऑफ द स्किन, ये स्किन को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरीज,
या अपन बोलेंगे माइक्रोब्स को एंट्री होने से रोकता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फॉरेन पार्टिकल्स या माइक्रोब्स जो होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं पैथोजेंस या अदर जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, तो हमारी स्किन इसको प्रोटेक्ट करती है ना, हमारी स्किन से वो नहीं जा पाते। इट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ बैरियर वी डिस्कस इन द इम्यून सिस्टम। इसको इम्यून सिस्टम में पढ़ा जाता है। हमारी जो स्किन होती है वो एक प्रकार का फिजिकल बैरियर होती है जो ट्रैप करती है माइक्रोब्स को बॉडी के अंदर एंट्री नहीं होने देती ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। यहां पर बेटा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम पाया जाता है। इज दैट क्लियर? तो नेक्स्ट अपन यहां पे डिस्कस करेंगे अब जो इसके जो एग्जांपल्स हैं ये आप बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा। साइट एंड फंक्शन, ये दो चीज आपको यहां पे याद रखनी है, साइट और यहां पे मैं लिख देता हूं बच्चों फंक्शंस, साइट एंड फंक्शंस, है ना। साइट की जब अपन बात करेंगे यहां पर, तो कौन कौन सी, भाई यहां पे साइट, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन सी साइट होती हैं यहां पर ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं ना। तो एनसीईआरटी के अंदर बच्चों यहाँ पे 2 साइड लिखे हैं, लेकिन आप इसमें 3 साइड याद रखिएगा। 3 साइड, सबसे पहली जो मैं आपको साइड बता रहा हूं, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। हमारी जो लंग्स होती हैं इनकी एल्वियोलाई, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, हमारे लंग्स की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट मानी जाती है एल्वियोलाई। ऑल्सो नोन एज द न्यूमोसाइट्स, हम इनको बच्चों न्यूमोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। तो इनकी जो एपिथेलियम होती है, इनके अंदर जो एपिथेलियम होती है हम उसको बोलते हैं पेवमेंट एपिथेलियम, या अपन उसको एक और नाम से जाने एल्वियोलर एपिथेलियम या रेस्पिरेटरी एपिथेलियम, एल्वियोलर एपिथेलियम या एल्वियोलर एपिथेलियम, या उसको अपन बोलेंगे रेस्पिरेटरी एपिथेलियम, है ना। और इसका जो फंक्शन हो जाएगा बच्चों यहां पर डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस कौन सी होती हैं? एक ऑक्सीजन, एक कार्बन डाइऑक्साइड, O2 एंड CO2। तो बच्चों इनके डिफ्यूजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब मैंने यहाँ पे एक नीट का क्वेश्चन इस तरीके से मैं बोल रहा हूं, आपको इसका जवाब देना है। विच ऑफ दी फॉलोइंग, या अपन ये बोले कि विच ऑफ दी फॉलोइंग टाइप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट एट द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स एंड विच इज नेसेसरी फॉर द डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 इन एफिशिएंट मैनर। यानी हमारे लंग्स की जो एल्वियोलाई होती हैं उनके अंदर ऐसा कौन सा टिश्यू पाया जाता है जो O2 एंड CO2 के डिफ्यूजन के लिए जरूरी माना जाता है। फर्स्ट पॉइंट हमारा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड पॉइंट हमारा कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, थर्ड पॉइंट हो गया हमारा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, और फोर्थ पॉइंट आ गया सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा बेटा? इसका आंसर क्या होगा? यानी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, है ना। यानी सिंपल स्क्वेमस, यानी अगर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू नहीं होता तो अपन सिंपल एपिथेलियम भी बोलते, बट सिंपल एपिथेलियम में एक सिंपल स्क्वेमस भी है, तो हमारा सिंपल स्क्वेमस इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, है ना। तो एक साइड तो यहाँ पे ये हो गई। सेकंड जो पॉइंट अपन यहाँ पे यूज करेंगे, जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल होता है, ये इनर लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। तो हमारी ब्लड वेसल्स की बेटा इनर लाइनिंग होती है, इसको अपन क्या बोलते हैं? एंडोथीलियम। मैंने भी आपको बताया था इनर लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल दैट इज द एंडोथीलियम। और बच्चों एंडोथीलियम जो है यहाँ पर ब्लड वेसल्स की इनर लाइनिंग जो है एंडोथीलियम, इसका फंक्शन अपन जैसे एल्वियोलाई का हमने फंक्शन लिख लिया था, दैट इन्वॉल्व इन द डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 अक्रॉस द एल्वियोलाई, है ना। और यहाँ पे अपन फंक्शन क्या लिखेंगे? एंडोथीलियम का फंक्शन क्या हुआ? डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंसेस, डिफ्यूजन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। हमारे ब्लड से जो सब्सटेंस बाहर निकल रहे हैं ना, तो डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंसेस किसकी वजह से हो रहा है? या मान लो ब्लड में एंट्री कर रहे हैं तो वो इस एंडोथीलियम की वजह से होता है। ठीक है बेटा, दो यहाँ पे साइड आ गई, यहाँ पर एक तो एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, और तीसरी जो साइड यहाँ पे मानी जाती है, थर्ड साइड आप याद रखिएगा, एट वुमेन्स कैप्सूल। वुमेन्स कैप्सूल क्या होता है? इट इज द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन यहां से होता है। तो वुमेन्स कैप्सूल के अंदर जो पाई जाती है, यहाँ पर वुमेन्स फिल्टर बनता है,
वहां पर भी ये एपिथेलियम पाई जाती है। हम इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर एपिथेलियम, वुमेन्स एपिथेलियम है ना, हम इसको वुमेन्स एपिथेलियम के नाम से जानते हैं। वही सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। और बच्चों यहाँ पे फंक्शन क्या लिखेंगे, यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी ब्लड फिल्ट्रेशन। तो बच्चों ब्लड फिल्ट्रेशन जो होगा, जिसको अपन अल्ट्रा फिल्ट्रेट के नाम से जानते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोल रहे हैं, ये वुमेन्स कैप्सूल के द्वारा होता है इन द नेफ्रॉन, है ना। ब्लड फिल्ट्रेशन जो प्रोसेस आपने पढ़ी होगी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR, जो कि 125 ml पर मिनट होती है ना, तो वो इसी एपिथेलियम के द्वारा ब्लड प्रॉपर्ली फिल्ट्रेट होता है। इज दैट क्लियर? तो ये तीन साइड यहाँ पे हो गई, अल्वेलाई ऑफ द लंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड वुमेन्स कैप्सूल। ये तो एनसीईआरटी का अकॉर्डिंग आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। और इसके अलावा बच्चों यहाँ पे ये स्किन का भी थोड़ा सा याद रखिएगा, हमारी स्किन पे भी पाया जाता है, दैट ट्रैपिंग और प्रोटेक्टिंग एंट्री ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स की एंट्री को भी प्रोटेक्ट करता है यहाँ पे, है ना। ये भी पॉइंट आपको एक एडिशनल याद रखना है। तो दिस टाइप ऑफ टिश्यू इज नोन एज द सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। और बच्चों जब इसकी अपन स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाएंगे, तो इसकी डायरेक्टली आप स्ट्रक्चर में आपको दूसरे तरह से और बता दूंगा, डायग्राम की आपको समझ में नहीं आई हो तो आप इसको इस तरीके से बना दीजिएगा। इस तरीके से भी अपन इसको, ये इसके अंदर सेल्स है ना, और ये इस तरीके से फ्लैट पोजीशन में, इसलिए बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी इसके पीछे की तरफ है अभी, वो हमें यहाँ पे डायग्राम में दिखाई नहीं देगी, है ना। जैसे नीचे अगर इस तरीके से अगर 3D व्यू अगर बता दें, जैसे ये जो डायग्राम दिखा हुआ लगा है यहाँ पे, देखो क्लियर देखिए, इसके नीचे देखो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, नीचे नीचे ये बेसमेंट, ऊपर ये बेटा सेल्स का पार्ट आ गया ना, और न्यूक्लियस होता है वो इसके सेंटर में पाया जाता है। समझ में आ गया ना। तो अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन और इस तरीके से अपन यहाँ पे फाइंड आउट करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन और कैरेक्टरिस्टिक डज नॉट कैरिड बाय द सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम या डजंट रिलेटेड विद द सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। कौन सा फंक्शन सिंपल एपिथेलियम से रिलेटेड नहीं है? फर्स्ट पॉइंट आ गया, इट एसोसिएटेड विद द डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। सेकंड पॉइंट आ गया, it involve in the diffusion of chemical substances from the blood vessels. थर्ड पॉइंट यहाँ पे आ गया, it immensely involve in the process of ultrafiltration in the kidney. और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आ गया, फोर्थ जो पॉइंट यहाँ पे आ गया कि it involve in the गैमिट फॉर्मेशन, यानी गैमिट्स के फॉर्मेशन के लिए। तो बच्चों ये फोर्थ ऑप्शन हमारा गलत हो गया, यानी गैमिट्स के फॉर्मेशन के लिए ये नहीं होती। गैमिट्स के फॉर्मेशन के लिए होता तो एपिथेलियल टिश्यू है, लेकिन वो सिंपल क्यूबॉइडल होता है। इसके नेक्स्ट वाला जो आएगा वो माना जाता है ना। तो ये पॉइंट याद रखें, ये हमारा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू बच्चों, ये आपको पूरा याद होना चाहिए। इससे बाहर कभी भी नीट में क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। आप प्रीवियस ईयर के भी जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको अगर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन मिलेगा, तो आपकी ये स्लाइड आपको कंप्लीट करा देगी। क्लियर? नाउ वी टॉक अबाउट सिंपल क्यूबॉइडल। सेकंड टाइप का बच्चों हमारा जो टिश्यू आ गया, ये सिंपल क्यूबॉइडल टिश्यू। ठीक है, एक पॉइंट में आपको और थोड़ा सा डिटेल में देना चाहूंगा, अगर आपको याद हो जाता है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। एक इसमें थोड़ा सा अपन डिसऑर्डर की अपन बात कर लेते हैं कि अगर किसी के अंदर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम डैमेज अगर हो जाता है, देन व्हाट हैपेंस, क्या होता है उस कंडीशन में, क्या डिजेनरेसी या क्या डिजीज जनरेट होता है ना। तो सबसे पहले हम बात करें बेटा अल्वियोलर एपिथेलियम। अगर मान लो अल्वियोलाई डैमेज हो जाते हैं, अल्वियोलर एपिथेलियम अगर ये डैमेज हो जाती है, तो उस कंडीशन में O2 CO2 का जो डिफ्यूजन होगा वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा बॉडी के अंदर। CO2 का पार्शियल प्रेशर ब्लड में ज्यादा होगा, ऑक्सीजन की स्कार्सिटी आएगी, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी, एंड इन दैट कंडीशन एक डिजीज जनरेट होगा, उसको अपन बोलते हैं एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा जो सिगरेट स्मोकिंग की वजह से जनरली हो जाता है। और या फिर एक चीज और यहाँ पे हो जाती है, अगर मान लो ये एपिथेलियम अगर डैमेज हो जाती है, ऑक्सीजन का सैचुरेशन ब्लड में गिर जाता है, तो सेरेब्रल हाइपोक्सिया भी हो जाता है। सेरेब्रल हाइपोक्सिया का मतलब होता है, सेरेब्रम का मतलब ब्रेन, इट इज द पार्ट ऑफ सेरेब्रम, ब्रेन, ब्रेन का पार्ट है जिसको अपन सेरेब्रम बोल रहे हैं। तो सेरेब्रल हाइपोक्सिया यानी ब्रेन के अंदर, सेरेब्रम के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो जो न्यूरोलॉजिकल जो फंक्शंस होते हैं वो डेप्रिशिएट हो जाते हैं ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, यानी ऑक्सिया, है ना। और एक चीज और याद रखिए, CO2 का प्रेशर हमारे ब्लड में ज्यादा होगा, क्योंकि वो बॉडी से बाहर नहीं निकल पाएगी, डिफ्यूजन हो ही नहीं पाएगा प्रॉपरली। तो उस कंडीशन के अंदर हमारे अंदर एक कंडीशन जनरेट होगी, दैट इज कॉल्ड साइनोसिस,
याद रखिएगा साइनोसिस, है ना, ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं, साइनोसिस। ब्लूइश कलर यानी स्किन जो होती है वो ब्लूइश कलर की हो जाती है ना, ग्रेइश ब्लूइश कलर हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज पार्शियल प्रेशर, और हमारी ब्रीथिंग रेट भी ज्यादा हो जाते हैं इसके साथ साथ। क्यों? क्योंकि भाई ऑक्सीजन की कमी आ रही है हमारे अंदर। जब जब हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी आएगी तो हमारी ब्रीथिंग रेट ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाती है। मुझे क्यों ज्यादा होती है इसको अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं ड्यूरिंग द ह्यूमन फिजियोलॉजिकल पार्ट, यानी जब रेस्पिरेशन को पढ़ा जाता है। ओके, उसी तरीके से यहाँ पे जैसे एक डिजीज और होता है, मान लो वुमेन्स कैप्सूल में अगर ये वाली एपिथेलियम डैमेज हो जाए तो क्या होगा, ब्लड फिल्टर पूरी तरीके से नहीं होगा, और ब्लड फिल्टर अगर पूरी तरीके से नहीं होगा बच्चों तो यूरिया का लेवल होगा वो एक्सीड होगा, इनक्रीज यूरिया। और यूरिया लेवल जब हमारे ब्लड में ज्यादा हो जाता है दैट कंडीशन इज कॉल्ड यूरेमिया, उसको हम यूरेमिया के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे ब्रेन के लिए टॉक्सिक होता है, यानी ब्रेन के पावर को भी डेप्रिशिएट करता है यूरिया। यानी जब एक नॉर्मल रेंज से अब यूरिया अगर ज्यादा हो जाता है दैट कंडीशन इज कॉल्ड यूरेमिया और हाइपर यूरेमिया, है ना। पेशेंट में रिकमेंडेड फॉर द डायलिसिस, यानी उसके लिए फिर डायलिसिस की ही आवश्यकता होती है। तो ये जो जब कंडीशन जब जनरेट होती है, अगर एपिथेलियल टिश्यू वहां से डिजनरेट हो रहा है तो वहां पे एक स्वेलिंग भी आती है नेफ्रॉन के अंदर, नेफ्रॉन की वजह से पूरी किडनी में भी स्वेलिंग आ जाती है, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो बच्चों उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन से टिश्यू के डिजनरेट होने की वजह से नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की स्थिति जनरेट होती है? ग्लोमेरुलस, नेफ्रॉन का जो ग्लोमेरुलस पार्ट होता है उसमें इन्फ्लामेशन आना, ITIS सफिक्स का मतलब इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग होना। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कंडीशन जनरेट होती है जब सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू डैमेज हो जाता है एट द लेवल ऑफ बोमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। तो ब्लड फिल्टर प्रॉपर्ली नहीं हो पाता, इन दैट कंडीशन यूरिया लेवल एक्सीड इन द ब्लड सर्कुलेशन दैट में अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ ब्रेन, है ना, ब्रेन की एक्टिविटी को भी अफेक्ट करता है, इसलिए फाइनली पेशेंट को फिर डायलिसिस पे रखा जाता है। इज दैट क्लियर? नाउ वी टॉक अबाउट सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। बेटा क्यूबोइडल का मतलब क्यूब लाइक सेल्स हो जाते हैं, ये वाली सेल्स हैं। अगर मैं इसको और अच्छी तरीके से आपको डायग्राम यहाँ पे समझा दूं, जैसे बच्चों ये तो हुई यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन, दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, है ना। बेसमेंट मेम्ब्रेन में भी दो लेयर यहाँ पे हो गई, बेसल लेमिना ऊपर की लेयर, ये बेसल लेमिना, और ये फाइब्रस लेमिना, है ना, दो प्रकार की लेयर हो गई। और यहाँ पर जो सेल्स का जो कॉम्बिनेशन होगा, सेल्स की प्रेजेंस बच्चों इस तरीके से है, ये आप अपने नोट्स में इस तरीके से आप डायग्राम बना लीजिएगा। एंड दिस इज नोन एज द सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम, दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये जो बच्चों होती हैं क्यूबिकल सेल्स, क्यूब शेप में ना, तो क्यूबिकल यहाँ पे ये सेल्स हो जाती हैं, नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन पे ये रेस्ट करती है, यानी लेयर ऑफ क्यूबिकल सेल्स या लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स रेस्ट अपॉन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, है ना, बेसमेंट मेम्ब्रेन से पे ये रेस्ट करती है, इसके साथ ये अटैच्ड रहती है। तो इस तरीके से हम इसको बच्चों सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम के नाम से जानते हैं। अब ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, ये जो सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल होता है बेटा, ये याद रखिएगा थायराइड ग्लैंड, हमारी थायराइड जो ग्लैंड होती है ट्रेकिया के अंदर पार्ट में, जो उसके सराउंडिंग में जो थायराइड ग्लैंड पाई जाती है, तो इसके अंदर थायराइड फॉलिकल्स पाई जाती हैं, और थायराइड फॉलिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द थायरॉक्सिन सिक्रीशन। एक मेटाबॉलिक रेट को एक्सीड करने के लिए, बढ़ाने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए थायरॉक्सिन हार्मोन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, विच इज सिक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड। तो थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड, किसकी वजह से? इस सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू की वजह से। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि थायरॉक्सिन हार्मोन is very essential for the metabolic rate which is synthesized and secreted by thyroid gland. Which of the following tissue is associated with the thyroxine secretion? कौन सा टिश्यू थायरॉक्सिन सिक्रीशन से रिलेटेड होता है ना? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, सिंपल सीलेटेड एपिथेलियम। तो बच्चों हमारा आंसर क्या होगा? सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू, है ना, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम, राइट। ओके, नेक्स्ट किडनी। हमारी किडनी पे जैसे अपन ने सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम भी पाई गई थी, वो तो बोमेंस कैप्सूल पे, और बच्चों हमारी किडनी के जो नेफ्रॉन्स होते हैं
स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रॉन्स का पार्ट जैसे वुमेन्स कैप्सूल पे तो एपिथेलियम पाया जाता है, ये जो स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू होता है। और दूसरा जो पार्ट जैसे ट्यूबुल्स जो पार्ट होते हैं, ट्यूबुलर जो पार्ट होते हैं, जैसे प्रोक्सिमल कैन्युलेटेड ट्यूबुल, एक बच्चे होता है डिस्टल कैन्युलेटेड ट्यूबुल, और एक होता है हेनलेज लूप, लूप ऑफ हेनले। तो ये जो पार्ट होता है, ट्यूबुलर जो पार्ट होता है नेफ्रॉन का, इनमें पाई जाती है ये कोवर्डल एपिथेलियम, याद रखिएगा बहुत अच्छी तरीके से ना। मोस्ट प्रोमिनेंट पीसीटी पार्ट पे पाई जाती है, जो कि रीअब्जॉर्प्शन का, अल्ट्राफिल्ट्रेट के रीअब्जॉर्प्शन को प्रमोट करती है। सेल्स होती हैं इसकी क्यूबिकल शेप की होती हैं, है ना, सेंट्रली प्लेस्ड राउंड और स्पेरिकल न्यूक्लियस, स्पेरिकल न्यूक्लियस सेंटर में पाया जाता है जैसे कि स्क्वेमस के अंदर था। और फंक्शन की जब अपन एक कॉमन एक नॉर्मली फंक्शन की बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट रोल इन द एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस, सिक्रीशन ऑफ सब्सटेंसेस। कोई भी सब्सटेंस या मटेरियल के एब्जॉर्प्शन यानी एब्जॉर्ब करने के लिए, चाहे वो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस हो चाहे वो रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस हो, उसके लिए, और ये सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है ना। अब मैं इसका एक मॉडिफिकेशन आपको बताऊंगा, वो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। मॉडिफाई फॉर्म, इसकी जो मॉडिफिकेशन होता है, तो बच्चों याद रखिएगा इसका मॉडिफिकेशन यानी सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम का जो मॉडिफिकेशन होता है बच्चों, ये दो टाइप का माना जाता है। मॉडिफिकेशन में अब क्या लिखेंगे, टू टाइप, इसलिए अपन डिटेल में थोड़ा सा जाते हैं। तो ये जो एपिथेलियल जो टिश्यू होगा, क्यूबोइडल एपिथेलियम जो होता है ना, ये दो तरह का माना जाता है। इसके दो बेसिकली टाइप्स माने जाते हैं। पहला जो टाइप माना जाता है बेटा, उसको अपन बोलते हैं ब्रश बॉर्डर्ड, ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबोइडल एपिथेलियम, क्यूबोइडल आपको लगाना है यहाँ पे ना, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबोइडल एपिथेलियम। और बच्चों जो दूसरा जो माना जाता है यहाँ पर, जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम, यानी इट इज प्रेजेंट एट द सेक्सुअल ऑर्गन्स, है ना, गोनाडियल जो ऑर्गन्स होते हैं, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, टेस्टिस और ओवरीज, मेल के अंदर टेस्टिस, फीमेल के अंदर ओवरी, उनके अंदर बच्चों ये जर्मिनल एपिथेलियम पाई जाती है ना। और जर्मिनल एपिथेलियम जो होती है, इट इज अ टाइप ऑफ या डेरिवेटिव ऑफ क्यूबोइडल एपिथेलियम, ये क्यूबोइडल एपिथेलियम का ही बच्चों डेरिवेटिव मानी जाती है, ठीक है ना। अब ब्रश बॉर्डर जो क्यूबोइडल जो एपिथेलियम हो गया, ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल का जैसे डायग्राम कैसे अपन बनाएंगे, अगर डायग्राम हमें ड्रॉ करना है बच्चों, तो क्यूबोइडल एपिथेलियम इस तरीके से, ये हमारी कौन सी लेयर, बेसमेंट लेयर, और बेसमेंट लेयर के ऊपर में जो सेल्स पाई जाती हैं, इसके ऊपर जो सेल्स होंगी, इस तरीके से, ये नॉर्मली, अब ये टिश्यू मैंने ऊपर जो बनाया हुआ है इस तरीके से, सेल्स में न्यूक्लियस सेंट्रली प्लेस्ड होगा यहाँ पर। और इसकी जो अपर जो सरफेस है, अगर नॉर्मल हमारा क्यूबोइडल है तो इस तरीके से डायग्राम जो येलो कलर का जो दिख रहा है यहाँ पर। और अगर ब्रश बॉर्डर पैटर्न में आ गए बच्चों, तो यहाँ पर ये माइक्रोब्लाई पाई जाती है। इसकी अपर सरफेस होती है, लोअर सरफेस अटैच विद द बेसमेंट मेम्ब्रेन, यहां से अटैच्ड होती है, वेयर एज इट्स अपर सरफेस ऑफ सेल्स बियरिंग द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिनको बच्चों पर माइक्रोब्लाई के नाम से जानते हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हो गए, यानी दीज आर कॉल्ड माइक्रोविलाई, छोटे छोटे पाए जाते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होती है ये माइक्रोविलाई। और ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, यानी एब्जॉर्प्शन में सपोर्ट करते हैं, एब्जॉर्प्शन यहां से तेजी से करवाते हैं ये माइक्रोविलाई, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड द ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियल टिश्यू, इसको अपन ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम के नाम से जानेंगे। और ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम की जो साइट होगी इसकी, याद रखिएगा साइट, तो बच्चों ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम की जो साइट मानी जाती है, दैट इज पीसीटी प्लस डीसीटी, जो ट्यूबुल जो पार्ट मैंने अभी आपको बताया था, proximal cannulated tubule and distal cannulated tubule, this is the tubular part of the nephron, है ना। और बच्चों इसका फंक्शन अपन क्या लिखेंगे, इसका फंक्शन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेट या रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल
substances from ultrafiltrate, है ना। तो जो अल्ट्रा फिल्ट्रेट जो होता है हमारी किडनी से जो फिल्ट्रेट हुआ है पीसीटी के अंदर जो पहुंच गया नेफ्रॉन के अंदर जो फ्लूइड, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेट में तो बहुत सारे एसेंशियल कंपोनेंट्स भी होते हैं ना, तो वो एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं वो वापस हमारे ब्लड में रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो विच ऑफ दी, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है बच्चों का, विच ऑफ दी फॉलोइंग एपिथेलियल टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेज फ्रॉम द अल्ट्रा फिल्ट्रेट। तो हमारा आंसर क्या होगा, ब्रश बॉर्डर्ड कोवर्डल एपिथेलियम। वहां पे एक ऑप्शन आ गया सिलिटेड कोवर्डल, एक आ गया ब्रश बॉर्डर्ड कोवर्डल एपिथेलियम, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम और फोर्थ नन ऑफ दीज आंसर, है ना। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ब्रश बॉर्डर्ड कोवर्डल एपिथेलियम। इज दैट क्लियर। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पे नीट के क्वेश्चन जब प्रीवियस ईयर के आप लोग सॉल्व करेंगे या आपने किए होंगे तो आपको अपने यह पता चल जाएगा कि एनसीईआरटी लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं वो किस तरीके से आते हैं नीट के अंदर, है ना। हमें जो कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान में रखना है ना, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, सारी चीज हमारी इंफॉर्मेशन हमारे ध्यान में बनी रहे, जिससे कि अपन आगे जब फ्रीक्वेंटली जब रिवीजन करेंगे, भाई हमें कॉन्सेप्ट को अगर लंबे समय तक अगर सर्वाइव कर रखना है, मेमोरी में अगर गेन करके रखना है, तो हमें इसके फ्रीक्वेंट के रिवीजन की आवश्यकता होगी, और वो जो रिवीजन आपको असिस्ट करेगा डायरेक्टली अपने परफॉर्मेंस में, ना। तो इसलिए बेटा ये इन्फॉर्मेशन है वो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से इनको सिंसियरली आप इनको मेंटेन करो, है ना, इनको लर्न करते रहो, साथ ही साथ याद करते रहो। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द जर्मिनल एपिथेलियम। ये तो हुआ हमारा ब्रश बॉर्डर्ड कोवर्डल एपिथेलियम। सेकंड जो होता है बच्चों जिसको अपन जर्मिनल एपिथेलियम के नाम से जानते हैं, और जर्मिनल एपिथेलियल जो टिश्यू है इट इज प्रेजेंट इन द, इसकी जो साइट अपन लिखेंगे जर्मिनल एपिथेलियल, जो इसी तरीके की डायग्राम है, ये तो अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, यानी ओवरी प्लस टेस्टिस, है ना, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन फीमेल एंड मेल रिस्पेक्टिवली। ठीक है बेटा। तो यहां से एग यानी ओवम का फॉर्मेशन, और टेस्टिस से बच्चों यहां पर स्पर्म्स का फॉर्मेशन, ये फीमेल गैमेट ये मेल गैमेट्स। तो गैमेट्स का जो प्रोडक्शन होता है, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट्स का जो फॉर्मेशन होता है वो जर्मिनल एपिथेलियम के द्वारा होता है इन द सेक्सुअल ऑर्गन। तो वहां पर कौन सी विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेलियल टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैमेट फॉर्मेशन इन मेल एंड फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन इज नॉन एज, क्या बोलेंगे अपन उसको, सिंपल कोवर्डल एपिथेलियल टिश्यू, ब्रश बॉर्डर्ड कोवर्डल एपिथेलियल टिश्यू, जर्मिनल एपिथेलियम या कॉलमनार एपिथेलियम। तो हमारा बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा, जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू। तो बच्चों ये हमारी पूरी इंफॉर्मेशन हो गई, इसको अपन कोवर्डल एपिथेलियम के नाम से जानते हैं। कोवर्डल एपिथेलियम में थोड़ा सा शॉर्टली आपको बता देता हूं, इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द हार्मोनल सिक्रेशन बिकॉज इट इज प्रेजेंट इनसाइड द थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के अंदर पाया जाता है, दैट नेसेसरी फॉर द थायरॉक्सिन सिक्रेशन। ओके। सेकेंडली अपन बात करेंगे इट इज इसके जो दो जो मॉडिफिकेशंस होते हैं, ब्रश बॉर्डर्ड कोवर्डल जो एपिथेलियम टिश्यू होता है इट इज प्रेजेंट एट द पीसीटी एंड डीसीटी पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन दैट इन्वॉल्व इन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द अल्ट्राफिल्ट्रेट। ओके। और थर्ड पॉइंट में अपन यहाँ पे जर्मिनल एपिथेलियम, अगला जो मॉडिफिकेशन होता है इसका जर्मिनल एपिथेलियम होता है, इट इज प्रेजेंट इन द गोनाडियल और सेक्सुअल ऑर्गन्स दैट प्लेइंग क्रूशियल रोल इन द गैमेटोजेनेसिस यानी गैमेट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है बेटा। तो अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द सिंपल कोवर्डल एपिथेलियम। बहुत अच्छा मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट आ गया इट इज एसोसिएटेड विद द गैमेट प्रोडक्शन, सेकंड पॉइंट इट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द अल्ट्राफिल्ट्रेट, थर्ड पॉइंट यहाँ पे आ गया इट इन्वॉल्व इन द डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस अक्रॉस द alveoli, और फोर्थ ऑप्शन आ गया ऑल आर करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमारा ये गलत कौन सा यहाँ पे हुआ, थर्ड स्टेटमेंट, यानी इट इन्वॉल्व इन द डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। तो ये गलत है बिकॉज वहां पे कोवर्डल एपिथेलियम नहीं होगा, उस जगह पर बच्चों सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू होता है। क्लियर। नाउ वी टॉक अबाउट द सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। तो बच्चों अगले लेक्चर में हम सिंपल कॉलमनार, आज थोड़ा सा डिले हो गए, कल ऑन टाइम पे रहेंगे, तो सिंपल कॉलमनार जो एपिथेलियल टिश्यू होगा इसको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। उसके बाद में सिंपल सिलेटेड एपिथेलियल टिश्यू क्या होगा, इनको वन बाई वन करके अपन डिस्कस करते जाएंगे। मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूं, आपके पास जो एनसीईआरटी है 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसमें से आप सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को आप पढ़ के रखेंगे। मैं आपको स्टार्टिंग में, लेक्चर के स्टार्टिंग में मैं आपसे कुछ क्वेरीज करूंगा, तो आपको जो उसके आंसर देना मैंडेटरी होगा। ठीक है ना। तो इसको सिंसियर तरीके से आप लोग कॉन्सेप्ट को तैयार कीजिएगा, और जो भी अगर आपके डाउट्स अगर होते हैं जो एट द कंप्लीशन ऑफ चैप्टर अपन उनको कंक्लूड करेंगे। ठीक है बच्चों। तो आई स्टॉप हियर, कंटिन्यू विल डिस्कस ऑन नेक्स्ट क्लास।
थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अलॉट।